प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक मास्टर वीडियो की सीरीज़, जिसके अंतर्गत आप IMED के बारे में कुछ ही समय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। IMED का अर्थ होता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें प्रथम यदि हम देखें तो पहला वर्ड आता है उद्यमिता। उद्यमिता से तात्पर्य होता है, उद्यमिता वातावरण का सृजनात्मक एवं नव प्रवर्तनशील प्रत्युत्तर है, अर्थात किस तरीके से व्यक्तियों को एक उद्यमी बनाया जाए जिससे वह देश की अर्थव्यवस्था पर अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। उद्देश्य क्या होता है? प्रोजेक्ट की व्यवस्था को बनाना उद्देश्य कहलाता है। प्रबंधन के मूल गुणों कौशलों को अपनाना भी उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले कारक: किराए पर मशीन की उपलब्धता, तकनीकी का ज्ञान की समझ इसको कई ज़्यादा बढ़ाती है। और इसमें एक बात ये भी है कि उद्यमिता को यदि हम बढ़ावा देंगे तो हमारा देश की भी विकास इससे निश्चित होता है। अब अगला जो कंसेप्ट आता है उसका नाम होता है उद्यम। उद्यम से अर्थ है एक प्रकार का व्यवसाय जो भूमि, श्रमिक, पूंजी तथा उद्यमियों पर निर्भर होता है। यह लोग ज़्यादातर उद्यम अपनी जीविका को प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। उद्यमियों के विभिन्न प्रकार: तकनीकी उद्यमी होते हैं, गैर तकनीकी उद्यमी होते हैं, ग्रामीण उद्यमी होते हैं, शहरी उद्यमी होते हैं। तकनीकी उद्यमियों के अंदर कुछ तकनीकी योग्यताएं होती हैं, कुछ कौशल होते हैं, और गैर तकनीकी उद्यमी जो होते हैं उनके अंतर्गत ऐसे कौशल होते हैं जो तकनीकी उद्यमियों के अंदर नहीं होते हैं। ग्रामीण उद्यमियों जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, निवास करते हैं। शहरी उद्यमियों का जो आय का साधन है वो ग्रामीण उद्यमियों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। कंपनी के लाभ की यदि हम बात करें तो कंपनी के लाभ क्या होते हैं? अधिक पूंजी, कुशल प्रबंधन, सामाजिक लाभ, तकनीकी विकास का लाभ इत्यादि। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स थे जो हमारी प्रथम यूनिट में थे। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की ओर। दूसरी यूनिट हमारी है मार्केट सर्वे एंड ऑप्शनल मार्केटिंग। इसमें पहला कंसेप्ट है बाजार सर्वेक्षण का, जिसके अंतर्गत किसी उत्पादक अथवा सेवा के प्रति ग्राहकों का झुकाव व अध्ययन। प्रकार: उत्पाद प्रक्रिया व ऑनलाइन सर्वेक्षण। इसमें यदि हम थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि जो मार्केट में उपभोक्ता होता है वो किस तरीके की चीज़ों को पसंद करता है या किस चीज़ों के प्रति उसका रुझान है, वो हमारा बाजार सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। यदि हम कुछ आंकड़ों की बात करें जो आपको उत्तर लेखन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो यदि हरियाणा का औद्योगिक विकास के आंकड़ों को हम देखें तो 2012 से लेकर 2019 के मध्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 12.89% था। और लेकिन अभी बीच में कोरोना काल था, जिस कारण से इसमें थोड़ी सी गिरावट भी आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी यूनिट 3 की ओर चलते हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेकिंग। इसमें पहला कंसेप्ट है हमारा परियोजना प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ की एक भूमिका तैयार करना, अर्थात किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करना हमारा परियोजना प्रतिवेदन कहलाता है। इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं लाभ का पूर्वानुमान लगाना, उद्योगों के बारे में विस्तृत जानकारी इससे हमें मिलती है। अच्छी परियोजना प्रतिवेदन के गुण क्या होते हैं? व्यक्तित्व, क्षमता और पूंजी का विकास करना ही इसका एक मूल आधार है। हमारी अगली जो यूनिट है उसका नाम है प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट यहाँ पर करना हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। लेकिन जो हमारे लिए आवश्यक है यहाँ पर किसी भी उद्योगों का मैनेजमेंट हो सकता है या कई सारी इकाइयाँ हैं जिनका मैनेजमेंट करके उनको एक नियमित रूप से चलाते हैं। तो प्रबंध केवल निर्णय करने तथा मानव की क्रियाओं पर करने की एक विधि है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। प्रबंधन के कार्य क्या क्या होते हैं? नियोजन करना, संगठित करना, नियंत्रण करना, योजना बनाना। संगठन वह तंत्र है जो प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो संगठन एक ऐसी, हम ये भी कह सकते हैं, एक ऐसी भूमिका है जो प्रशासन व प्रबंधन के बीच में एक समन्वय बैठाता है कि किस तरीके से उनको आपस में कार्य करना है। यह दो प्रकार का होता है, रेखा संगठन होता है और हमारा विभागीय रेखा संगठन होता है। यदि हम रेखा संगठन की बात करें तो इसका एक आप चित्रण बना सकते हैं जिसमें महाप्रबंधक होगा,
उत्पादन प्रबंधक होगा, अधीक्षक होगा, अधीक्षक के अंडर में फोरमैन 1 होंगे और फोरमैन 2 होंगे, और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों में श्रमिक होंगे जिनकी संख्या की गिनती उस इकाई के आधार पर की जा सकती है। यदि हम विभागीय रेखा संगठन की बात करें तो महाप्रबंधक होते हैं, उसमें उत्पादन प्रबंधक होते हैं और उनके अंडर में क्रय प्रबंधक होते हैं और विक्रय प्रबंधक होते हैं, जो कि हमारे रेखा संगठन में नहीं होते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें इसमें समान रूप से एक ही जैसी रहती हैं, जैसे फोरमैन इसमें भी होता है और फोरमैन के अंडर में हमारे जो हैं वो श्रमिक भी होते हैं। तो इनकी जो संख्या है उसका आधार भी हम कंपनी के क्या व्यापारिक स्थिति उसके आधार पर हम लगा सकते हैं। हमारी अगली यूनिट है लीडरशिप एंड मोटिवेशन, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है और इससे संभावना भी रहती है कि कई सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला कंसेप्ट है हमारा प्रभावी नेता के गुण। दया, उदारता व साहस जैसे गुण जो हैं वो किसी भी नेता में होना अनिवार्य है। नेता और प्रबंधक के बीच में अंतर क्या होता है? नेता की यदि हम बात करें तो वह उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरक शक्ति देता है, यानी कि एक प्रेरणा का स्रोत वो हो सकता है। लेकिन यदि हम प्रबंधक की बात करें तो उसको कार्य करवाने का अधिकार होता है, क्योंकि वो किसी भी इकाई का, औद्योगिक इकाई का वो संस्थापक भी होता है। नेतृत्व रेखा शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें प्रबंधक है तो कोई भी एक विशेषज्ञ होगा जिसको एक अपने फील्ड में शिक्षा की अनिवार्य होना अति आवश्यक होगा। वातावरण में परिवर्तन हेतु कार्य करना नेता की एक पहचान होती है। यदि प्रबंधक वातावरण के अनुरूप ढलने का प्रयत्न करते हैं तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे जो हमारे नेता और प्रबंधक के बीच को स्पष्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी जो अगली यूनिट है प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इन डिफरेंट एरियाज। मानव संसाधन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। मानव संसाधन एक प्रक्रिया होती है जो कई गतिविधियां अनुक्रम में की जाने वाली के लिए आवश्यक होती है। मानव शक्ति या नियोजन क्या होता है? यह कर्मचारियों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति उन्नत बनाती है। भर्ती और चयन दो अलग कंसेप्ट आते हैं। भर्ती से तात्पर्य होता है भावी कर्मचारी की खोज अथवा उन्हें आवेदन हेतु प्रेरित करना। और जब उन भर्तियों में हम कोई प्रक्रिया लगाते हैं जिसमें जैसे कि टेस्ट हो गया, कई सारे इंटरव्यू कराते हैं इस टाइप से, तो उससे जो प्रत्याशी हमारे आते हैं, यानी कि प्रत्याशियों में से श्रेष्ठतम का चयन हमारा किसी भी चयन प्रक्रिया को संबोधित कर सकता है। उसके बाद हमारा अगला कंसेप्ट है विपणन। इसमें यदि हम बात करें तो आवश्यकता का पता लगाना, उत्पाद देना, ग्राहकों की संतुष्टि प्रदान करना विपणन के मुख्य उद्देश्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। तो हमारा टैक्स प्रणाली के अंतर्गत हमारा जो टैक्स है उसको विभाजित किया जाता है जीएसटी में, यानी कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें इसका जो वर्गीकरण है सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, यूजीएसटी होता है और आईजीएसटी होता है। इसमें अलग अलग दरों पर इनको अलग अलग क्षेत्रों में लगाया जाता है और सरकार राजस्व उगाही के द्वारा भी अपने जो कर है उसको वसूल करती है। इसके आधार पर हमारे कुछ एक्ट बने हुए हैं जो औद्योगिक इकाइयों को चलाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे पहला है सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, सेंट्रल एक्साइज रूल 2000, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 2008। ये हालिया समय में आया था और इसमें दिन प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार अपने संशोधन भी किए जाते हैं। हमारी अगली जो यूनिट है उसका नाम है वर्क कल्चर, यानी कि कार्य संस्कृति क्या होती है? विश्वास विचार की प्रक्रिया, यानी कर्मचारी दृष्टिकोण हमारा किसी भी वर्क कल्चर के लिए बहुत अनिवार्य होता है। अभिवृत्ति से तात्पर्य होता है किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबद्ध सकारात्मक व नकारात्मक भावों की मात्रा। व्यावसायिक नीति आचार क्या होती है? इससे तात्पर्य होता है, यहाँ पर आचार का मतलब आचार विचार से है कि जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो कैसे जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनका पालन करता है। तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं अनुचित व्यवहार को रोकना, व्यवसाय में वृद्धि करना व गैर कानूनी कार्यों पर नियंत्रण पाना हमारा जो व्यावसायिक आचार नीति है उसका मुख्य उद्देश्य होता है। हमारी जो अगली यूनिट है एलिमेंट्री अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसमें पहला जो कंसेप्ट आता है लेखा कर्म। वित्तीय सौदों को लेखा मौद्रिक रूप में रखना, व्यापार की वित्तीय स्थिति को ज्ञात करना हमारा लेखा कर्म कहलाता है। यदि हम इसको आसान भाषा में कहें तो जो हमारे किसी भी कंपनी के खर्चे होते हैं उनको, जो उनका क्रय विक्रय किया गया, कितने में वो वस्तु खरीदी गई, कितने में वो बेची गई, उससे कितना हमें लाभांश हो, उन सबका एक
दस्तावेज बनाना ही हमारा लेखाकर्म कहलाता है। पुस्त पालन हमारा अगला कंसेप्ट आता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक डेबिट व क्रेडिट का जो उसमें विवरण दिया गया होता है। उसके बाद एक कंसेप्ट है हमारा दोहरा लेखा प्रणाली, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में ये पूछी भी गई है। इसकी शुरुआत जो है वो 1494 में हुई थी इटली में, और प्रत्येक लेन देन अथवा सौदों का पुस्तक में 2 स्थानों पर अंकित किया जाना ही हमारी दोहरा लेखन प्रणाली के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं तो खातों का वर्गीकरण होता है। जो हमारा खाता है, जो हमारी बैंक अकाउंट होती है, वो कंपनी के भी होते हैं और हमारे व्यक्तिगत भी होते हैं। तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत खाते और अव्यक्तिगत खाते होते हैं। और उसके बाद जो हमारा अव्यक्तिगत खाते हैं, उनको हम वास्तविक व अवास्तविक में भी विभाजित कर सकते हैं। तो हमारी जो अगली यूनिट है, यूनिट नंबर 9 मिसलेनियस टॉपिक है। इसमें कुछ हमारा दिया गया है, जैसे टर्मिनोलॉजी है जो ज़्यादातर इस पर टिप्पणी करने के लिए आता है। तो उसमें है TQM, यानी कि कुल गुणवत्ता प्रबंधन। यह वह प्रबंधन है जो ग्राहकों की आवश्यकता इंजीनियरिंग उत्पादों द्वारा पूरी करती है। जस्ट इन टाइम, यानी कि यह एक इन्वेंट्री सिस्टम है जो आपूर्तिकर्ताओं को कच्चे माल का ऑर्डर उत्पादन कार्य करने के साथ जोड़ता है। क्योंकि ये इन्वेंट्री सिस्टम है, इन्वेंट्री सिस्टम से तात्पर्य होता है कि एक ऐसा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जिसमें हम ऑटोमेटिकली कुछ इनपुट्स दे दें जो कंपनी के माध्यम से ज़रूरी हैं, और उसके आधार पर वो हमारा जो प्रॉपर एक मैनेजमेंट है वो करेगा। उसके बाद बात करते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं। इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक उपदर्शन, पेटेंट, अप्रकाशित सूचना का संरक्षण होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारा पायरेसी है उसको रोके और सही मात्रा पर सारी जो खोज है उनको एक वो उपस्थिति प्रदान करे। आविष्कार की बात करें तो यदि हम इसके आगे बात करें तो आविष्कार क्या होता है। उस प्रक्रिया को उत्पादन औद्योगिक आयोजन योग्य है जो नवीन हो। भारतवर्ष में पेटेंट अधिनियम की धारा 2 को 2002 में संशोधित किया गया था। आविष्कार से तात्पर्य होता है कोई भी हमारी जो खोज है जिसमें कोई पुराना कंसेप्ट तो यूज़ हुआ बट उसका जो इम्प्लीमेंट है वो नया हो। उसके बाद कुछ हमारी टर्मिनोलॉजीज़ पूछी जाती हैं जिनको आपको जानना अनिवार्य है। पहला है MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। उसके बाद है हमारा NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा बैंक है जो ज़्यादातर सरकारी जो हमारी औद्योगिक संस्थाएं हैं उनको ऋण भी प्रदान करता है। और इसके बाद है TCQ, यानी कि टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक महत्वपूर्ण हमारी संस्था है। तो ये था एक प्रयास जिसमें अपने कुछ ही समय में पूरा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक समग्र अध्ययन किया, और आप आशा करता हूँ कि इससे लाभान्वित होंगे। और एजुकेशनल वर्ल्ड को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।